मैं एक तरफ हो लिया जहां दूर से एक फोन बूथ लगा हुआ नजर आ रहा था। करीब पहुंचने पर पता चला कि वो कार्ड फोन था। आसपास ऐसी कोई दुकान नहीं थी जहां से फोन इस्तेमाल करने के लिए कार्ड खरीदा जाता। मुझे खासी दूर पैदल चलना पड़ा। कार्ड खरीदने के बाद मुझे करीबी फुटपाथ पर भी एक बूथ नजर आया, लेकिन इसके करीब लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। मैं सरला के फोन पर किसी IB एजेंट से खुलकर बात नहीं कर सकता था। मैं कार्ड जेब में डालकर पहले बूथ की तरफ लौटने लगा। वहां मैदान साफ था। मैंने स्लॉट में कार्ड लगाकर सरला का नंबर मिला लिया। पहली घंटी पर फोन उठा लिया। क्या बोलने वाला सुनील था। गोपाल कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है, मैंने नीची आवाज में कहा। हमारे होटल के कमरे खतरनाक हो गए हैं। हमें वहां से हटाकर बग और कैमरे लगाए जा रहे हैं। अब कोई मुझसे वहां राब्ता नहीं करेगा। मैं इस वक्त एक पब्लिक बूथ से बोल रहा हूँ। वो सुबह से निकला हुआ है। हो सकता है कि तुम्हारे होटल के कुर्बो जवार में मौजूद हो। मुझे उसको तलाश करना होगा। तलाश करो और उसे इसी नंबर पर रहने के लिए कह दो। मैं रात से पहले दोबारा फोन करूंगा। ये मामला बहुत अहम है। तो मुझे जो कुछ बताओगे मैं मिन्नो अन उस तक पहुंचा दूंगा। सबसे पहले मुझे बिंगू के राब्ते दरकार हैं। वो कहाँ से और कैसे काबू में आएगा? मैंने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा। यह उसी से मालूम हो सकेगा। सुनील की आवाज से शर्मिंदगी का इजहार हो रहा था। मैं किसी वजह से दोबारा फोन ना कर सकूं तो उसे यह जरूर बता देना कि वो कल रात 11 और 12 बजे के दरमियान एक गाड़ी के साथ होटल की पार्किंग लॉट में मौजूद रहे और हमारा इंतजार करे। वहां ज्यादा रोशनी नहीं होती, उसे खुद हमें पहचानना होगा। मैं उसे बता दूंगा। क्या तुमने यहां से निकल जाने का कोई मंसूबा बना लिया है? वो मेरा पैगाम सुनकर शायद परेशान हो गया था। अभी मेरा जहन साफ नहीं है। जो जरूरी बातें याद आ रही हैं वो दोहरा रहा हूं। हर बात बहुत ज्यादा अहम और जरूरी है। तुम 2 मिनट बाद दोबारा फोन करो। मैं देखता हूं कि वो कहाँ है। सुनील की आवाज पुरजोश हो गई। वो फोन पर ऑपरेटर्स का नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर मैं समझ गया कि शहर की सड़कों से आर की गाड़ियां हटाए जाने के बाद उन्हें राब्तों की आजादी मुयस्सर आ गई थी। वो लासिल्की राब्ते के जरिए जरा सी देर में पता चला सकता था कि गोपाल इस वक्त कहाँ था। मैं फोन बंद करके बूथ से बाहर आ गया और सिगरेट सुलगाकर चहलकदमी के अंदाज में एक तरफ हो लिया। इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। कई बातें एक दूसरे में गड़मड़ हो रही थीं, जिनके तजिए के लिए गोपाल से राब्ता जरूरी था। 15-20 कदम दूर जाने के बाद मैं वापस हो लिया। ऑपरेटर्स पर गोपाल का पता लगाने के लिए चंद लम्हे काफी थे। बूथ के करीब मैंने अध जली सिगरेट जमीन पर फेंक कर मसल दी और अंदर दाखिल होकर दोबारा सुनील का नंबर मिला लिया। वो दोपहर से तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। इस वक्त वार मेमोरियल के वीरान गोचे में बेंच पर बैठा हुआ है और तुमको देख रहा है। बूथ से निकलकर तुमने सिगरेट सुलगाई थी और टहलने लगे थे। वेल डन। अगर उसे राब्ते में दिक्कत नहीं हो रही तो उसे मेरी तरफ भेज दो। मैं उसका मुंतजिर हूं। फोन बंद करके मैं बाहर निकला तो मेरी मुतजस्सिस नजरें दूर दूर तक तोड़ रही थी। फिर मैंने उसे देख लिया। वो सरसब्ज मैदान के एक दूर उफ्तादा गोशे से फिजा में हाथ लहराता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसने बायां हाथ यूं अपने चेहरे के करीब उठाया हुआ था, जैसे किसी जेबी ट्रांजिस्टर से कान लगाकर खबरें या कमेंट्री सुनने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अंगड़ाई लेने के अंदाज में अपने दोनों हाथों का इशारा दिया। गोपाल के हाथ फौरन पहलुओं पर झूल के हम दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दरमियान में यकजा हो गए। दोपहर का वक्त होने की वजह से खुले पार्क में धूप की तेजी अपना रंग दिखा रही थी। लोगों की तादाद भी ना होने के बराबर थी। सायादार जगहों पर कहीं कहीं लोग बैठे सस्ता रहे थे, जिनमें बाद सफेद फार्म से आते। तुम इनके हेडक्वार्टर्स किस लिए गए थे? करीब आते ही याबन ने हैरत से पूछा। मेरा दम निकल गया था। तुम 3.25 घंटे बाद वहां से निकले थे। हमें ले जाया गया था। कल हमारी कैद की आखिरी रात है। अगली सुबह हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे। शायद सुनील ने उसे होटल की गड़बड़ के बारे में बता दिया था। उसका अगला सवाल उसी बारे में था। मैंने इख्तिसार से उसे सब कुछ बता दिया। तुम CSD मुझे दे चुके हो। होटल में फोन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या इरादा है? बातों के दौरान वो मुझे उसी महफूज गोशे की तरफ ले जा रहा था जहां से नमूदार हुआ था। मुझे भी पूरे मैदान में वो सायादार जगह ज्यादा मौजूद नजर आई थी। मोहलत पूरी होते ही अनिल को मारना और यहां से निकलना है। इसके बाद जो होना है वो होता रहे, मुझे परवाह नहीं। होटल में ऐसी सख्त निगरानी का बंदोबस्त हो रहा है तो वो होटल के बाहर भी तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। मैं तलखी से हंस पड़ा और इसकी बात काट कर बोला, वो जो चाहते हैं उन्हें मेरे कमरे या बिस्तर से मिल सकता है। वो मेरा पीछा नहीं करेंगे। इस वक्त कोई मेरे ताक़ुब में लगा हुआ होता तो तुम शायद भूल कर भी मेरे करीब ना आते। हाँ, उसने एतराफ़ किया। किसी ने तुम तीनों का पीछा नहीं किया। मेरा ख्याल था कि तुम वापस होटल जाओगे। या रास्ते में क्यों उतर गए? यहाँ उतरने के बाद ही यकायक मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है। रीना मुझे हेडक्वार्टर्स में कुछ बता सकती थी, न रास्ते में बात करने का मौका था। ओह, तो ये ताज़ा तरीन मालूमात हैं जो तुम तक पहुंची हैं। उसने सीटी बजाने के अंदाज में अपने होंठ समेट कर कहा।
यह मजबूरी भी थी कि उसे हमको 4 बजे तक होटल से दूर रखना है। मैं कल रात ही अनिल पर वार करना चाहता हूँ, कल के बजाय परसों पर रखो, उसने मशवरा दिया। उसकी नीयत जो भी हो, तुमको दिया हुआ वक्त सुकून से पूरा होना चाहिए। तुमने अपनी वापसी के बारे में क्या सोचा है? तुमने ये नहीं पूछा कि अनिल पर कहाँ वार किया जाएगा? रात के वक्त उसे घर पर ही घेरा जा सकता है। करोल के इलाके में तुम उसका घर पहले ही देख आए थे। वो वाकई आईबी का ज़हीन आदमी था। मैंने कहा मैंने घर जरूर देखा था, मगर मैं अपने तौर पर दोबारा वहां पहुंच सकता हूं, न वहां से निकलने के लिए कोई महफूज रास्ता इख्तियार कर सकता हूं। इस रहनुमाई का फरीजा तुमको अंजाम देना होगा, वो सब हो जाएगा। आबद के मुख्तसर से बेपरवायाना अंदाज ने मुझे हैरान कर दिया। वो लोग भारत में किसी भी गैर जरूरी तसादुम से बचकर सिर्फ अपना पूरा काम करने की पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद थे। इसमें गैर जरूरी तशद्दुद या दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने अपने दोनों साथियों के हमरा रहा कि पाकिस्तान विंग में जो कुछ किया वो भी उसी पॉलिसी के मुताबिक था। इन लोगों को ग्रीन कोबरा फाइल के हसूल का हदफ दिया गया था। नागर ने इस काम में रुकावट डालने की कोशिश की और आबद ने इस मोजी रुकावट को दूर करने में पूरी मुस्तैदी से मेरा साथ दिया। इससे आगे जो कुछ हुआ वो शहादतें मिटाने और चोरी को छुपाने के लिए जरूरी था। नरेश के दफ्तर में भड़कने वाली आग के शोले सब कुछ निकल गए थे। ड्रा वालों को कुछ पता नहीं चल सका कि इनके हाथ से क्या कुछ निकल गया था। अगर आबद अनिल बिस्वास के कत्ल में मेरा साथ देने के लिए आमादा था तो वो भी इसका हदफ रहा होगा। ऐसा होना बाईद क्यास नहीं था, क्योंकि अनिल बिस्वास को ठिकाने लगाने की तजवीज़ ने सबसे पहले जलाल के जहन में जन्म लिया था और उसका शुमार आईबी के बड़ों में होता था। तुम ये बताओ कि इस वाक़े के बाद तुम कहाँ पनाह लोगे? आबद अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था। पनाह लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तुम रात की परवाज पर अमृतसर के लिए मेरा और गजाला का टिकट तैयार रखोगे। हम करोल बाग से सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे। अमृतसर से आगे का सफर खतरनाक हो सकता है। इन्हें इतना वक्त मिल जाएगा कि वो अटारी पर तुम्हें पकड़ लें। हम जिस तरह आए थे उसी तरह रात के अंधेरे में सरहद पार निकल जाएंगे। इस काम में बिंगू हमारी मदद करेगा। आबदी गहरा सांस लेकर रह गया। तुमने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। अगर तुम अनिल के कत्ल के बाद चंद घंटों में सरहद पार कर लेते हो तो इससे बेहतर कोई सूरत नहीं हो सकती। यह काम तुम्हारे मशवरे के मुताबिक परसों कर लिया जाएगा, लेकिन तुम कल रात होटल की पार्किंग में मुझसे जरूर मिलोगे ताकि बाकी तफसीलात तय की जा सके। ठीक है? वो राजी हो गया। मैं उसके घर का करीब से जायजा भी ले लूंगा। हमारी कोशिश ये होगी कि इस मोजी के सिवा किसी और को खराज तक भी ना आए। इसके गुनाहों की सजा इसके घर वालों को नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले में मैं तुमसे ज्यादा नरम दिल हूं। मैंने उससे अलविदाई मुसाफा किया, फिर रीना और गजाला की तरफ बढ़ गया। मैंने इनसे टेलीफोन कॉल के बहाने काफी वक्त ले लिया था। मैं आबिद से मुलाकात करके वापस लौटा तो वो दोनों अपनी शिकम पूरी से फारिग हो चुकी थी और बातों में मसरूफ थी। इन्हें सिरे से यह एहसास नहीं हो सका था कि मैं कितनी देर के बाद फोन करके वापस लौटा था। मुझे देखते ही रीना ने पूछा, तुम फोन कर आए? एक जगह बात हो गई, दूसरा मौजूद नहीं था। मैंने मुंह लटका कर कहा, इसके लिए असरनो कोशिश करनी पड़ेगी। तुम्हारा कमरा खतरनाक हो गया है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि तुम दिन रात उसी में कैद रहो। दिन का वक्त बाहर की फिजा में घूम फिर कर गुजारो और रात गए सोने के लिए इस कमरे में पहुंच जाओ। किसी से बात करने के लिए होटल में और इससे बाहर जगह जगह पब्लिक फोन बूथ मौजूद है। तुम्हारे 2 दिन ऐसे गुजर जाएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रीना ने अपनी दानिश में मुझे अपने मुखलसाना मशवरे से नवाजा। अब यही करना होगा। 4 बज रहे हैं, क्यों ना वापसी की फिक्र की जाए। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाते हुए कहा। रीना ने अपनी घड़ी देखी और उठ खड़ी हुई। वहां से हम दोनों को होटल जाना था। रीना ने पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हमें 4 बजे तक होटल से बाहर रोक लिया था। मैंने उसे कहा कि वो चाहे तो हमारे साथ होटल जाने के बजाय वहीं से अपनी राह हो ले, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से सर मुंह भी इनहिराफ नहीं करना चाहती थी। हम तीनों सरसब्ज मैदान से करीबी सड़क तक आए और एक खाली टैक्सी में सवार होकर होटल की तरफ रवाना हो गए। मैं कल किसी वक्त तुमसे मिलने आऊंगी। तुम होटल में कब मिल सकते हो? रास्ते में रीना ने अचानक सवाल किया। क्यों? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कल क्या काम है तुम्हें? काम कोई भी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मामूल में कोई फर्क आए। मुझसे पहले भी कई बार तुमसे मिल चुकी हूँ। कल हमें मिल बैठने का आखिरी मौका मिलेगा। इसके बाद पता नहीं कि तुम कहाँ होगे। हमारी शायद अगली मुलाकात ही ना हो। शाम को 4 से 6 बजे के दरमियान मैं होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने उसे अगली मुलाकात का वक्त तय कर दिया। और हाँ, रीना को अचानक कोई भूली हुई बात याद आ गई। ये याद रखना कि तुमने आज की मुलाकात में होने वाली कोई बात मुझे नहीं बताई। सारा वक्त हम इधर उधर की बातें करते रहे। हमारे दरमियान रस्मी शनासाई के हवाले से यह बात बहुत जरूरी है। तुमको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि ये छोटी छोटी बातें कितनी अहम साबित हो सकती हैं। एक मरतबा फिर टैक्सी में खामोशी छा गई। वो मशीनी सवारी हमें तेजी के साथ दिल्ली के कनाट प्लेस की तरफ लिए जा रही थी। यहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के 2 कमरों में ड्रा वालों ने हमारे लिए नए चूहेदान तैयार किए हुए थे।
रीना हमें टैक्सी से होटल के बरामदे में उतार कर अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गई। उसने अपना फर्ज खुश असलूबी से अदा किया था। अपने बड़ों की हदायत के मुताबिक उसने हमें इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से राह के दफ्तर पहुंचाया था। हमारी तयशुदा मुलाकात जल्द खत्म हो जाने के बावजूद 2:30 बजे तक हमें वहां अपने इंतजार में रोके रखा। वहां से निकली तो 4 बजे तक हमें इंडिया गेट की सैर कराती रही। इसने हर काम दिए हुए शेड्यूल के मुताबिक सर अंजाम दिया था। रीना अजीत राय भारतीय सीक्रेट सर्विस की एक खूबसूरत कारकुन थी, मगर मैंने अपने एक फैसले से उसकी हमदर्दियां जीत ली थी। भारत की दुश्मन सरजमीन पर इस वक्त वो हमारी सबसे बड़ी हमदर्द और मददगार साबित हो रही थी। मैंने उससे जो वादा किया था उसे पूरा किया जा चुका था। मैंने अनिल विश्वास और नरेश शर्मा को उस बात की हवा भी नहीं लगने दी थी कि क्लासिकल डांस अकेडमी और राह के दरमियान करीबी राब्तों के बारे में रीना ने किसी किस्म की तस्दीक की थी। यूं रीना की मुलाजमत और मुस्तकबिल पर मंडलाता हुआ खतरा टल चुका था और वह मुझसे महज उसी ताउन की ख्वाह रही थी। वो मतलब पूरा हो जाने के बाद रीना को मुझसे मजीद कोई फायदा हासिल होने की उम्मीद नहीं थी। उसे यह भी मालूम हो चुका था कि अगली रात गुजरने के बाद हमें राह वालों की तरफ से आज़ादी की खुशखबरी सुना दी गई थी। वो चाहती तो हमारे सामने अपनी जुबान बंद रखती, हमसे मीठी मीठी बातें करती और 4 बजे के बाद हमें होटल पहुंचा देती। इस पर हमारा कोई इखलाकी जोर था, न हमें शुबा था कि वह हमसे कोई बात छुपा रही थी। हम आसानी के साथ भारतीय सीक्रेट सर्विस वालों के बिछाए हुए जाल में फंस जाते। मुझे अंदाजा हो रहा था कि मैंने रीना के साथ जिस अंदाज में हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया था वो बराह रास्त उसके दिल पर असरअंदाज हुआ था। वो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों और पाबंदियों से तजावुज करके मुसलसल हमारी मदद करती चली आ रही थी। अगर वो हमें ना बताती कि हमें अपने कमरों से दूर रखकर वहां कैमरे, खुफिया माइक्रोफोन नस्ब किए जा रहे हैं, तो हमारे फरिश्तों को भी इस बारे में कोई शुबा नहीं हो सकता था। होटल का बरामदा तय करते हुए वो ख्याल मेरे लिए सुहाने रूह बना हुआ था कि हम आज़ाद और खुली फिजा को खैरबाद कहकर एक ऐसे कैद खाने की तरफ पेशकदमी करने पर मजबूर कर दिए गए थे जहां हमारी हर हरकत और आवाज़ दुश्मनों की दस्तरस में थी। मुझे कमरे में जाने के ख्याल से वहशत हो रही है। मेरे कानों में गजाला की धीमी और तशवीश सदा आवाज आई, मगर यह मजबूरी है। अगले 48-40 घंटों तक हमें यह सब बर्दाश्त करना होगा। मैंने उसे याद दिलाया। गूंगा और बहरा बनकर रहना मेरे बस से बाहर है। उसकी आवाज़ से खौफ झलक रहा था। भूल कर भी ये गलती ना करना, मैंने तादीबी लहजे में कहा। हमें रीना से ज़्यादा खुद को बचाना है। उन्हें यह भनक भी नहीं मिलनी चाहिए कि हमको इनकी साजिश का इल्म हो चुका है। हमें आपस में मामूल के मुताबिक बोलना चालना होगा ताकि वो इत्मीनान से बैठे हमारे कमज़ोर लम्हों का इंतज़ार करते रहें। हम क्या बातें करेंगे? उसने हैर से पूछा। इस वक्त हमारे ज़हनों में जो कुछ मौजूद है उसका ज़ुबान पर आना भी मुनासिब नहीं है। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। इस वक्त मैं गुफ्तगू के मौज़ूआत के बारे ही में सोच रहा हूँ। आपस में बातें करते हुए हम होटल के काउंटर पर पहुँच गए। काउंटर के पीछे लगा हुआ वाल क्लॉक शाम के 4:30 बजाने वाला था। हमारे कमरों की चाबियां कीबोर्ड पर मौजूद थीं। राह वालों ने अपने मुकर्रर वक्त में काम पूरा करके चाबियां होटल के अमले को लौटा दी थीं। दोनों चाबियां लेकर हम लिफ्ट की तरफ चल दिए। खजाला के लिए होटल में लिया हुआ इजाफी कमरा इब्तदा ही से हमारे किसी खास मसरफ में नहीं था। उसने अपनी चाबी बैग में डाल दी। अपने फ्लोर पर लिफ्ट से उतरने के बाद मैंने अपने दरवाजे का कुफल खोला तो हर नशीबो फराज पर गौर कर लेने के बावजूद मेरा जहन उलझा हुआ था। दुश्मन के नस्ब किए हुए खुफिया कैमरों की जद में शब रोज गुजारने का तसव्वुर किसी भी तरह उम्मीद अफसा नहीं था। कमरे में कदम रखते हुए मैं गैर इरादी तौर पर चौंकन्ना हो गया था। कमरे में हर चीज करीने से अपनी जगह मौजूद थी। बिस्तर पर नई और बेदाग चादर बिछी हुई थी। होटल के रूम सर्विस के अमले ने अपने मामूल के मुताबिक पूरी चाबक दस्ती और महारत से कमरे की सफाई और तजाइन की थी। कहीं भी किसी अफरा तफरी या तलाशी की कोई अलामत बाकी नहीं रही थी। मुझे यकीन था कि राह वालों ने हमारी गैर हाजिरी में सिर्फ आलात की तनसीब का काम नहीं किया होगा, बल्कि अपने वक्त का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए कमरे की भरपूर तलाशी भी ली होगी। वो लोग आखिरी लम्हे तक हर पहलू को परखने के आदी थे। नरेश शर्मा ने गजाला से पते की बात कही थी कि राह वाले अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करते। शायद इनकी हिकमत अमली का बुनियादी पत्थर वही नुक्ता था जिस पर अमल करके वो कामयाबियां हासिल करते थे। रीना ने मुझे जो कुछ बताया तो उससे यह साबित हो चुका था कि इंडियन सीक्रेट सर्विस वाले अपनी पेशावर तवाइफ की नाकामी के बाद मेरी और गजाला की खलवत की मसरूफियात की फिल्मबंदी का तहैया कर चुके थे। उनके नस्ब किए हुए कैमरे बहुत ज्यादा हिसास और खुदकार जरूर हो सकते थे, लेकिन इनका दायरा पूरे कमरे में मुहित नहीं हो सकता था। रीना के साथ होने वाले पहले रंगीन और संगीन तजर्बे के बाद मुझे उसकी जुबानी मालूम हो चुका था कि खुफिया कैमरे बिस्तर के मखसूस हिस्सों पर मरकूज किए गए थे और रीना ने अपनी हर बेअतदाली के बावजूद
मुझे बिस्तर के इन हिस्सों तक महदूद रखने की कामयाब कोशिशें की थी। रात वालों को रीना के कमरे में वो दिक्कत पेश आ सकती थी, तो मेरे कमरे की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं हो सकती थी। बिस्तर पर पहुंचने के बाद ही हम दोनों इनके लगाए हुए कैमरों की जद में आ सकते थे। मैंने कमरे में घुसते ही दोरी और शाहाना मसहरी के ऊपर फॉल्स सीलिंग की तरफ देखा और इसमें मुझे आसानी के साथ वो छोटे 2 सुराख नजर आ गए जो पहले वहां मौजूद नहीं थे। कमरे की छत से नीचे लगे हुए बड़े बड़े आराइशी टाइलों के दरमियान ऐसी नफासे से वो सुराख किए गए थे कि बादियों नजर में इन पर कोई शुबा नहीं हो सकता था। इन दोनों सुराखों में कैमरों के अज्सों की चमक मफकूद थी। इन लोगों ने कंक्रीट की छत और फॉल्स सीलिंग के दरमियान खला की तारीकी में अपने खुदकार कैमरे इस तरह छुपाए थे कि कमरे में फैली हुई रोशनी इनके अज्सों से मुनक्किस नहीं हो सकती थी। ऐसे नाजुक काम में रावालों से किसी अनाड़ीपन की तवक्का अबस थी। कैमरे पूरी एहतियात और महारत से छुपाए गए थे। मुझे यकीन था कि वो दोनों जदीद इंफ्रारेड कैमरे रहे होंगे जो महूम सी रोशनी में भी वाज़े फिल्म बंदी कर लेते हैं। ऐसे कैमरों की कारकर्दगी तारीकी में इंसानी आंख से कहीं ज्यादा होती है। कमरे की रोशनी अंगुल करके हम भी इनकी जद से नहीं बच सकते थे। मैंने बस चंद सानियों के लिए रुक कर अपना वो जायजा मुकम्मल किया और फिर थके हारे अंदाज में जूतों समेत बिस्तर पर दराज हो गया। गजाला संभल कर एक कुर्सी पर जा बैठी। वो तहय्युर ज़दा नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मसहरी पर मैं कैमरों की जद में था। मैंने पहलू बदलते हुए फॉल्स सीलिंग के दोनों खौफ आवर सुराखों पर नजरें डाली, लेकिन मुनक्किश और सफेद टाइलों में बने हुए सुराखों के पार फैले हुए घूर अंधेरे में कुछ देखने में कामयाब नहीं हो सका। मैं बहुत थक गया हूं, मैंने इंडियन सीक्रेट सर्विस वालों को सुनाने के लिए कसलमंदाना आवाज में गजाला से कहा। यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं लोधी एस्टेट से पैदल चलता हुआ यहां तक आया हूं। शायद आपके जहन पर बोझ है। जहन बोझल हो तो बदन भी थकान का शिकार होने लगता है, गजाला ने कहा। राह वालों ने मुझे परेशान कर दिया है। समझ में नहीं आता कि बार बार मेरी तलबी क्यों हो रही है। ये आपके और उनके मामलात हैं जिनसे मैं पूरी तरह बाखबर नहीं हूं। भला मैं क्या कह सकती हूँ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मेरे साथ ना ही होती तो कुछ भी ना होता। मैंने कदरे बेजारी से कहा। आज आप परेशान हैं लेकिन कल खुश थे कि नरेश से दोस्ती आपके दिन फेर देगी। गजाला की आवाज में मसनूई तंज उभर आया। गजाला को वह जवाब बरजस्ता और बरमहल सोचा था। मुझे राह वालों को गुमराह करने का एक नादर मौका मिल गया था। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, तुमको मालूम है कि राह वाले मेरी तरफ मुतवज्जा हो चुके हैं, लेकिन खराबी यह है कि नरेश बार बार तेवर बदल रहा है। कभी वो मेरा हमदर्द और दोस्त नजर आने लगता है, उसकी तलाई हुई उम्मीदों में मेरे लिए सुहाने मुस्तकबिल का पैगाम होता है, और फिर अचानक वो सफाक दुश्मन का भयानक रूप धार लेता है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। वो रह रहकर मेरी तरफ से बदगुमानी का शिकार क्यों हो रहा है। आज उसने मुझे आज़ादी की नवीद सुनाई है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल की रात गुजरने से पहले हालात क्या करवट लेंगे। मैं अपनी दुनिया में मगन रहने वाला एक आम सा आदमी हूं जिसे तुम्हारी जुल्फों के किनारे साए में आसूदगी मिलती है, मगर नरेश मुझ पर शुबा करता है जैसे मैं कोई तकरीब कार या दहशतगर्द हूं। वो मुझसे ऐसे लहजे में पूछगछ करता है कि मेरी रूह कहां फुटती है। शायद इसमें इसका कसूर नहीं है, वो अपने फर्ज के हाथों मजबूर है। गजाला ने सपाट लहजे में कहा। पिछले कई दिन से यहाँ गड़बड़ हो रही है। राह के एक दफ्तर में आग लगी, इनका एक बड़ा अफसर वहां जलकर मर गया। फिर एक 5 स्टार होटल में एक अमरीकी ओहदेदार मार डाला गया। नरेश सरकारी अफसर है, वो दबाव में आया हुआ है। हो सकता है कि इन वाकयात के जिम्मेदारों का खोज लगाना उसके फराइज में शामिल हो। अब बात छिड़ी गई है तो तुम मुझे यह बताओ कि उसने मुझे अपना टारगेट क्यों बनाया है। मैंने पूछा। सीधी सी बात है, दिल्ली में तुम गैर मुल्की बल्कि इससे भी बढ़कर पाकिस्तानी हो। मैंने गजाला की बात काट दी। इस वक्त दिल्ली में हजारों गैर मुल्की और सैकड़ों पाकिस्तानी मौजूद होंगे। वह इन सबको भूल कर बार बार मुझे क्यों तंग करने लगता है। इस एक नुक्ते ने मेरा सुकून गारत किया हुआ है। वो आपको हर बात बताने का पाबंद नहीं है। हो सकता है कि उसके आदमी दूसरे पाकिस्तानियों से भी पूछगछ कर रहे हो। आप इससे राब्ते में हैं, इसलिए वो आपको खुद टटोल रहा है। अगर वो आपके दिन फेरने का इरादा रखता है तो उसे आपकी तरफ से अपना इत्मीनान करने का हक हासिल है। मालूम होता है कि आज वो तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग करने में कामयाब हो गए। मुझे किसी ने कोई बात नहीं की। रीना हमारे साथ थी, इसलिए मैंने आपसे कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा, वरना मैं हैरान थी कि आज मुझे क्यों बुलाया गया था। मैंने सारा वक्त आपके इंतजार में अखबार बीनी करते हुए गुजारा। मुझसे किसी ने सलाम दुआ तक नहीं की। अनिल विश्वास बहुत घाघ और तजर्बेकार आदमी है। वो तुमको देखना और परखना चाह रहा था। उसने तुमसे चंद बातें करके अपना मकसद हासिल कर लिया। किसी और को तुमसे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। उसने मेरे बारे में अपना इत्मीनान कर लिया। हमें कल रात आज़ादी के बारे में बता दिया। आपसे कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। फिर आप क्यों परेशान हैं?